नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तराखंड सरकार का 18 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने वाला है और इसको लेकर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने विधानसभा में अधिकारियों के साथ बैठक की। उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु भूषण खंडूड़ी ने कहा कि अभी तक आगामी बजट सत्र के लिए 30 माननीय विधायकों ने सवाल भेजे हैं और ये 521 सवाल हैं और अभी तक उनके पास 2 विधेयक ही आए हैं। देखिए, ऐसा है, मेरे पास करीबन 30 माननीय सदस्यों ने सवाल भेजे हैं और 521 सवाल मुझे मेरे तक पहुंचे हैं और जो विधेयक हैं वो अभी 2 ही हमारे पास पहुंचे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये मेरे पास पहुंची हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पूरी बढ़िया ढंग से चलेगा। आप सबको सूचित भी करना चाहूँगी, अगर आपके प्रश्न हो गए हो तो मैं कुछ बोलना चाहूँगी। विधानसभा सत्र के दौरान सदन में मोबाइल के उपयोग की इजाजत नहीं होगी, इसे स्पष्ट जो है वो कर दिया गया है और इसके स्पष्ट आदेश विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने दिए हैं। रितु खंडूड़ी ने कहा है कि विधानसभा सत्र की सुरक्षा के मद्देनजर सदन के भीतर किसी भी मोबाइल फोन के उपयोग की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यदि प्रश्नों का जवाब देने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग जरूरी है तो संबंधित को सदन से बाहर आकर बात करनी होगी। पिछले विधानसभा सत्र के दौरान कई लोगों ने मोबाइल का उपयोग सदन के भीतर किया, जिसको लेकर विरोध जो है वो देखने को मिला। मैंने फिर से सीएस मैडम थी, उनको साफ तौर पर इस बात को कहा है कि सदन में मोबाइल नहीं चलेंगे। अगर कोई इमरजेंसी है या कुछ सवाल का जवाब या कुछ इस तरह की बात होती है तो सदन से आप बाहर निकलेंगे और बाहर आप उसके बाद अपने मोबाइल को यूज कर पाएंगे। सदन के अंदर बिल्कुल भी मोबाइल का यूज वर्जित है, यह आज मैंने सीएस मैडम को बोला। देहरादून हो, रुद्रपुर हो या फिर राज्य का कोई दूसरा शहर हो, हर जगह पर यूपीसीएल के स्मार्ट मीटर्स का विरोध हो रहा है और इसीलिए अब स्मार्ट मीटर्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी विधायक खजान दास ने कहा कि इसमें जनता की सभी शंकाओं का समाधान है। भाजपा विधायक ने कहा कि इस मीटर को लगाने से बिजली रीडिंग की समस्या दूर हो जाएगी। भाजपा विधायक ने कहा है कि पड़ोसी राज्य हिमाचल ने स्मार्ट मीटर्स लगा दिए हैं। अनेकों राज्यों में इसकी शुरुआत की गई स्मार्ट मीटर को लेकर के, जहां पर कांग्रेस तरह तरह की भ्रांतियां और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि विभाग भी उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी दे और किससे कितना फायदा होने वाला है। और जहां तक उपभोक्ताओं को एक शिकायत रहती थी कि मेरा बिल ज्यादा आ गया, कम आ गया, तो इस बिल को भी उसमें निस्तारण है। कुल मिलाकर के उस जो सच्चाई होगी वही सामने पेश आएगी। और जैसे अनेकों राज्यों में इसकी शुरुआत की गई है, हिमाचल हमारा पड़ोसी राज्य है, वहां पर भी स्मार्ट मीटर लग चुके हैं और इसलिए किसी भी प्रकार का इससे नुकसान नहीं है, उपभोक्ताओं को एक फायदा ही होगा। और उसमें बदलने का भी, स्मार्ट मीटर को लगाने के लिए कोई चार्ज भी नहीं है और मुझे लगता है कि जो सरकार की एक पहल है उसको सबको मान लेनी चाहिए। स्मार्ट वहीं उत्तराखंड में भू कानून का दुरुपयोग करने वालों की अब खैर नहीं है। सरकार नए भू कानून में नए प्रावधान ला रही है। वर्तमान कानून में संशोधन कर विधेयक को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं 18 फरवरी से शुरू होने जा रहे बजट सत्र में इसे कैबिनेट की मंजूरी के साथ सदन में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं पर प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि प्रदेश की धामी सरकार द्वारा जनता के हित के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं और इसी तरीके से प्रदेश में जल्द ही सख्त भू कानून लागू किया जाएगा, जिससे कि उत्तराखंड की जमीनों को खुर्द-बुर्द करने वाले लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के लिए जो सबसे बेहतर हो सकता है उन कार्यों को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश की जनता के हित के लिए और प्रदेश के हित के लिए जो सबसे अच्छा और सबसे बेहतर भू कानून होगा उसको प्रदेश के अंदर लागू किया जाएगा। और निश्चित रूप से जो अभी बजट सत्र आयोजित होने वाला है
उसमें प्रदेश के अंदर कड़ा भू कानून लाया जाएगा और लागू किया जाएगा। उत्तराखंड में हाल ही में रुद्रपुर में दरोगा के मारपीट मामले में कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमला बोला है, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि पार्टी की अगर किसी कार्यकर्ता ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, वहीं पर अगर पुलिस ने गलत किया है तो सरकार ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जब राज्य में कांग्रेस का शासन था उस वक्त राज्य में अराजकता फैली हुई थी, चाहे 2002 से 7 का शासन रहा हो या फिर 2012 से 17 कांग्रेस के शासनकाल में राज्य में अराजकता फैली रही है। कांग्रेस को कुछ बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनके जब वो सत्ता में थी 2012 से 17 में और 2002 से 7 के बीच, उस समय उत्तराखंड की जनता ने किस तरह की अराजकता कांग्रेस के लोग करते थे, इसलिए उनको उस पे सोचना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों चाहे कोई भी हो, सब बड़े अनुशासन के साथ रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है, भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार में संभव है, दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जो भाजपा में शामिल है, सत्ता की इतनी हनक होती है कि वो कायदे कानून भूल जाते हैं और तब जाके, और पिछले बार भी जो प्रेमचंद जी का भी सामने आई थी ये चीजें, मंत्रियों से विधायकों से कार्यकर्ता, वो ये गुंडा पार्टी के नाम से जो है कांग्रेस अब बोल रही है। कांग्रेस को कुछ बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में जल्द ही 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन और खोले जाएंगे। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। वहीं पर एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि अभी देहरादून और उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है और इसके अलावा अब हरिद्वार और नैनीताल में भी शीघ्र ही साइबर पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि देहरादून और रुद्रपुर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में 25 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि 4 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होने से साइबर अपराध की घटनाओं पर तीव्र कार्रवाई हो सकेगी। देखिए, वर्तमान में प्रदेश में 2 साइबर थाने कार्यरत हैं, जिसमें एक गढ़वाल परिक्षेत्र को जो देहरादून में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वो देखता है, और कुमाऊं में पंतनगर उधम सिंह नगर में स्थित जो हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वो कुमाऊं परिक्षेत्र के प्रकरण देखता है। अभी वर्तमान में जो एसओपी है उसमें 20 लाख के ऊपर के जो साइबर क्राइम के जो प्रकरण हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा की जाती है। चूँकि विगत कुछ वर्षों से साइबर क्राइम बढ़ा है और अपराधों की तुलना में, तो इसलिए 2 नए थानों का प्रस्ताव जो है बनाकर भेजा गया है और निकट भविष्य में ये खुल जाएंगे। और इसमें फिर जो गढ़वाल परिक्षेत्र है इसमें देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी यहाँ के जो प्रकरण हैं वो देहरादून थाना देखेगा, और जो पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार के प्रकरण हैं वो हरिद्वार का सीसीपीएस है वो देखेगा। इसी प्रकार कुमाऊं में भी जनपदों का विभाजन होगा। इसमें 20 लाख के ऊपर के प्रकरणों की विवेचनाएं ये थाने करेंगे, और इसके अतिरिक्त कोई भी साइबर क्राइम आता है 20 लाख से नीचे का आता है तो संबंधित जनपद को भेजा जाएगा, और जनपदों को जो असिस्टेंस साइबर क्राइम में टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में दिया जाना है वो इन थानों द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। जी, एक थाने का स्टैंडर्ड नियंत्रण होता है, तो थाने खुलेंगे तो मैन पावर भी साथ में आएगा उसमें। नहीं, अभी जो ऑलरेडी देहरादून हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, इसके अतिरिक्त देहरादून में 1930 हेल्पलाइन है, उसकी मॉनिटरिंग होती है। इसके लिए और कुछ और जो हमारी टिप लाइन है, इन प्रकरणों के लिए 25 कर्मचारी अभी राष्ट्रीय खेलों के बाद नियुक्त किए जा रहे हैं साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में, और 25 चारधाम यात्रा के फेज़ 2 के बाद नियुक्त किए जा रहे हैं। तो 50 अतिरिक्त कर्मचारी आ जाएंगे तो हम और बेहतर तरीके से इसमें काम होगा। वन बीट अधिकारी वन आरक्षी संघ मसूरी द्वारा मसूरी के वन विभाग प्रांगण में लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान दर्जनों वन बीट अधिकारियों द्वारा जमकर नारेबाजी की गई और मांगे पूरी न होने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी गई।
प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगे हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 को लागू किया जाए और 10 वर्षों तक संतोषजनक सेवा देने वाले अधिकारियों की पदोन्नति की जाए। साथ ही अन्य मांगों पर भी गंभीरतापूर्वक विचार कर उन्हें लागू किया जाए। इस मौके पर वन बीट अधिकारी संघ मसूरी के अध्यक्ष अमित कैंतुरा ने कहा कि 2016 से पहले नियमावली के अनुसार वन दरोगा को पदोन्नति दी जाती थी, लेकिन अब 12 साल होने के बावजूद भी उन्हें प्रमोशन नहीं मिल पा रही है। साथ ही अन्य मांगे भी हैं जिन पर कि सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। और इस मौके पर वन बीट अधिकारी संघ की उपाध्यक्ष नैना पांडे भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2016 के बाद नियमावली में जो परिवर्तन किया गया है उसे अधिकारियों और कर्मचारी के हितों पर प्रभाव पड़ा है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी 2016 नियमावली वन दरोगा जो 2016 नियमावली है उसमें परिवर्तन किया गया था कैबिनेट में। तो इसमें हमारा सबसे पहले 100% प्रमोशन होता था उससे पहले 2016 से पहले। अब 33.33% हमारा डायरेक्ट भर्ती आती है और 66.67% हमारा प्रमोशन होता है। लेकिन लोगों को जो हमारे सदस्य हैं वन बीट अधिकारी के 10-10, 12-12 साल की सर्विस हो गई है लेकिन उन्हें प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए हमारा मेन मुद्दा है कि 2016 नियमावली जो वन दरोगा की है इसे पुनः इसको लागू किया जाए। देखिए, रही सरकार कोई मांगों की मानने और ना मानने की बात, तो हमारा धरना और विरोध प्रदर्शन शासन और प्रशासन स्तर का मामला है। हम चाहते हैं कि शासन हमारी मांगों को संज्ञान ले और उसमें हमारी मांगों को ध्यान से सोचे कि हम एक वन बीट अधिकारी अपने जीवन भर एक प्रमोशन पाने के लिए वो रहता है, आतुर रहता है, और हमारा समय पर प्रमोशन ना हो पाना तो हमारे मनोबल को भी गिराता है। तो इसलिए हमारी मांग है कि शासन इस प्रकार हमारी मांगों को अमल में लाए। तो ये वन दरोगा जो नियमावली है उसमें जो संशोधन हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो पुरानी नियमावली 2016 वाली वो लागू की जाए। और साथ ही एक स्टार पर बात हुई थी कि हमारे वर्दी में जो एक स्टार होना चाहिए जो कि हमें मतलब डिफरेंशिएट कर पाए कि ये हम वन बीट अधिकारी हैं या फिर ये कोई ड्राइवर है या फिर इस तरीके की कोई भी एक अभी तक हमारी नियमावली में कुछ देखा नहीं गया है मतलब कि अच्छे से। तो इसके लिए भी हम एक स्टार की मांग कर रहे हैं। और अभी जैसे अभी वर्तमान में अभी हमारा फायर सीजन है, हम जानते हैं कि हम लोग जो है वन विभाग की एक रीढ़ हैं, लेकिन हमारी जो है हमें पता ही नहीं है कि हमारा कब हम दरोगा बनेंगे। एक क्योंकि हर कोई जब भी कोई काम करता है तो उसको किसी न किसी चीज का बेनिफिट भी हो तो वो उससे फिर बहुत अच्छे से काम करता है। हम काम तो कर ही रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ और अच्छे से हम उसमें काम करें। तो यदि हमें पता हो कि कब हमारा प्रमोशन होगा या कैसे, क्योंकि बहुत हमारे साथ के कई लोग हैं जिनका अभी तक जो है कई साल हो चुके हैं उनका प्रमोशन नहीं हुआ है। तो इस पर भी हमारा जो है एक मुख्य जोर है कि हम जो है इस वजह से जो है इस धरना पे सर, हम उम्मीद तो यही है कि हम लगे रहें और जब तक शासन नहीं मानती हम जो है सभी एकता के साथ। लालकुआं सर्दी के मौसम में कोहरे का फायदा उठाकर जंगलों से लकड़ी काट कर ले जा रहे लकड़ी तस्करों के खिलाफ टांडा रेंज की वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग की टीम ने अलग अलग जगहों से खैर सागौन से लदे 5 वाहनों को पकड़ा है जिसे कि वन तस्करों द्वारा अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। इस दौरान वन विभाग ने 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है और इसके अलावा वन विभाग की टीम ने जंगली जीव सांभर के मांस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 52 किलो कच्चा मांस सहित भारी मात्रा में अवैध असला भी बरामद हुआ है। नहीं, वन प्रभाग तराई का ही प्रभाग है और ये आबादी और डैम क्षेत्र से घिरा हुआ है। आए दिन यहाँ स्थानीय लोग जो अब बेरोजगार किस्म के लोग हैं वो वन अपराध में लिप्त रहते हैं। इसके लिए तराईकरनी वन प्रभाग में एक एसओजी का गठन किया गया है जो मुस्तैदी शिकार कर रही है और हमारे द्वारा पीपड़ा और टांडा रेंज के स्टाफ द्वारा लगातार वन अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, जिसका परिणाम ये है कि हम 24-25 में 25वां अभी शुरू हुआ है, करीब 32 4 व्हीलर सीज कर चुके हैं और बाइकों की संख्या तो बता पाना संभव नहीं, करीब 100 के करीब होगी। सर नहीं, टीम का तो हमारा जो खुफिया टीम को विशेष निर्देश रहते हैं जो इस टीम के सदस्य हैं, अपने खुफिया तंत्र को मजबूत रखो। अगर कोई सूचना घटना घटती है तो हमारा खुफिया तंत्र सक्रिय हो जाता है और वो मुझे
मौके तक ले जाता है। कोशिश ये रहती है कि हमारा सारे जो केस दर्ज होते हैं उनका अनावरण हो जाए। कुछ केस ऐसे होते हैं जो बाहर के अपराधी तो नहीं हो पाता है या हम उस केस नहीं पहुंच पाते हैं। लगभग हम सभी केसों का अनावरण कर रहे हैं। ये जनवरी और फरवरी माह में हमारे द्वारा 3 कैंटर और 1 पिकअप, 2 स्कॉर्पियो ये सीज की गई। इन सभी में खैर है और इन गाड़ियों में जो गाड़ियाँ सीज हुई हैं इसमें 4 लोग अरेस्ट हुए हैं जो जेल भेजे गए हैं। उसके बाद ये अभी 3 से 4 दिन पहले हल्ली क्षेत्र में 2 शिकारी को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 52 किलो जंगली वन्यजीव का मांस बरामद हुआ है। 2 असला बरामद हुए हैं जिनको माननीय न्यायालय में पेश कर उनको भी जेल भेज दिया गया है। और किस वन्यजीव का मांस था वो, इसकी जांच हेतु WI को उसका सैंपल भेजा गया है। और हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरह की वन अपराध का कोई कारण ना हो। वहीं डोईवाला धूतली के लोगों द्वारा सड़क के चौड़ीकरण की मांग लंबे समय से की जा रही है। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा इस सड़क के चौड़ीकरण की घोषणा भी पूर्व में की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद भी आज तक इस सड़क का चौड़ीकरण नहीं हो पाया, जिसके चलते कि इस सड़क पर आए दिन सड़क हादसे होते आए हैं और अभी तक इस सड़क पर हुए हादसों में कई व्यक्ति अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लगातार ग्रामीणों द्वारा धरने प्रदर्शन और आंदोलन किए गए हैं, पर सड़क का चौड़ीकरण आज तक नहीं हो सका और अब एक बार फिर से ग्रामीणों ने सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर आंदोलन की शुरुआत कर दी है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से शासन प्रशासन को नींद से जगाने के लिए एक बार फिर से आंदोलन की हुंकार भरी गई है। आंदोलन की शुरुआत शिव मंदिर में सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ करके की गई है। शुद्धि मंत्र हमारी सरकार को जगाने के लिए किया गया है। जो हमारी ये धूतली डोईवाला वाली सड़क है, ये चौड़ीकरण के लिए हमने सरकार को जगाने के लिए हमारे पूर्व 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उनकी ये योजनाएं थी कि घोषणा भी थी कि ये सड़क बने, पर ये सरकार को हमने जगाने के लिए किया कि ये सड़क जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका चौड़ीकरण कर सके। दिक्कतें क्या होती हैं? समस्याएं बहुत, एक्सीडेंट बहुत होते हैं और सड़क इतनी खराब है, ये हर बरसात में टूट जाती है। यहाँ तक कि एक्सीडेंट इतने कि लोग मृत्यु तक हो चुकी है। एक बच्चे हाँ, बहुत दिक्कत होती है आने जाने में भी, और एक छोटी बच्ची की भी मृत्यु हुई थी पिछले साल भी हमने धरना दिया था, और पर सरकार अभी तक जागी नहीं है। हर बार अधिकारी लोग आते हैं, हमें आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं वो उनको, और हमने अधिकारी को भी ये है कि वो होश में आए और ये जल्दी से जल्दी सड़क का निर्माण करें। हाँ जी, जब तक सड़क चौड़ी नहीं होती हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। एक दिन पहले प्रशासन को इसकी सूचना दे दी थी और लगातार हर साल यहाँ के क्षेत्रवासियों की ये मांग रही है, और विकास एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो इस सड़क से जुड़ा हुआ है। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये कि कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मैंने अभी रिकॉर्ड निकाला था, लगभग 53 लोगों की मोथरावाला से डोईवाला तक के बीच में जाने गई हैं और लगभग 100 कुछ एक्सीडेंट इस रोड पर हुए हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि एक तो विकास भी बाधित हो रखा है, इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, 3 मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं इस सड़क की, पैसा वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है, प्रशासनिक स्वीकृतियां हो चुकी हैं, लेकिन अब क्या कारण है कि अभी तब भी इस सड़क को नहीं बनाया जा पा रहा है। सारी सड़कें पूरे प्रदेश में वह सरकार कहती है कि बहुत काम हो रहा है, लेकिन ये राजधानी विधानसभा से मात्र 7 किलोमीटर दूर हम आज यहाँ पर बैठे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ट्रैफिक की स्थिति बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, अब जिस समय टोल बचाने के लिए ट्रैफिक यहाँ से चल रहा है, खनन के ट्रक यहाँ से चल रहे हैं, और कुल मिला के हर महीने में कम से कम 8-10 एक्सीडेंट इस रोड पे होते हैं। 2 दिन बाद विधानसभा हम लोग तो धरना दे रहे हैं, हमने वो दिया है, और जो भी अब लोगों की सलाह होगी, लोग बहुत आक्रोशित हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि बाहर का ट्रैफिक हम चलने नहीं देंगे, जो लोगों की उस दिन जो भी हमारी क्षेत्रवासी तय करेंगे हम उस पर चलेंगे। आर पार की लड़ाई, ये तो आर पार की लड़ाई है, और हम तो सरकार को हम तो कह रहे हैं कि हम आज भगवान के दर पर आए हैं कि भाई सरकार को कोई अच्छी बुद्धि दे ताकि ये सड़क को वैसे ही कर दे, ना ग्रामीणों को सड़कों पे उतरना पड़े। और हम तो जो है, अब लोकतंत्र का जो एक सहारा होता है कि आप अपनी मांग, पहले हम उनके दरवाजे पे गए हैं, जब कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मजबूरन हम आज। वहीं ग्राम सावलंदे क्षेत्र में लगातार बाघ के आतंक से निजात दिलाने की मांग को लेकर ग्रामीण पिछले 3 दिन से आंदोलन कर रही है।
आंदोलन के क्रम में ग्रामीणों द्वारा 2 दिन तक लगातार कॉर्बेट नेशनल पार्क के झीरना और ढेला जोन में भ्रमण पर जाने वाले पर्यटकों से उनके लिए जिप्सी वाहनों को रोकने के लिए ग्रामीणों ने सावलंदे वन चौकी पर प्रदर्शन करते हुए मुख्य सड़क को जाम भी किया था। इसके बाद शनिवार को इस मामले में कोतवाली पुलिस द्वारा रेंजर भानु प्रकाश हरबोला की तहरीर पर 5 ग्रामीणों को नामजद करते हुए उन्हें नामजद करते हुए 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने के साथ ही एसडीएम राहुल शाह द्वारा इस इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई थी। मुकदमा दर्ज होने से आकर्षित ग्रामीणों ने रविवार को भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने कहा कि सरकार और विभाग ग्रामीण पर फर्जी मुकदमे लगाकर उन्हें डराने धमकाने का काम कर रही है, लेकिन ग्रामीण इन फर्जी मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वो जेल जाने को भी तैयार हैं, लेकिन जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती उनका आंदोलन जारी रहेगा। ग्रामीणों ने आगे कहा कि इस मामले को लेकर शीघ्र एक पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आंदोलन की अग्रिम रणनीति तय की जाएगी। असल में यहाँ काफ़ी दिनों से जो बाघ की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही है और हम विभाग से बार बार कह रहे हैं कि इन जो बाघ की घटना इसका नियंत्रण किया जाए और जो आदमखोर बाघ है उसको पकड़ा जाए या मारा जाए। लेकिन जो विभाग है वो पूरी तरह इसमें नाकाम रहा है, जिसकी वजह से पहले प्रेम सिंह की बाघ के द्वारा वो मौत के घाट उतार दिया गया। दूसरी घटना वनकर्मी गणेश को घायल कर दिया गया है, जो जीवन और मौत के अस्पताल में है, जो जीवन और मौत से जूझ रहा है। और हमारा विभाग से बार बार ये कहना है कि आप जो यहाँ पर डर का माहौल है, लोग घर के अंदर से नहीं निकल रहे हैं, बार बार गांव के अंदर बाघ दिखाई दे रहे हैं और बाघ गुर्रा रहे हैं। बार बार हम जो कॉर्बेट के डायरेक्टर हैं उनको बार बार सूचित कर रहे हैं, यहाँ पर जो और अधिकारी हैं उनको सूचित कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसी इस तरीके का कोई भी उन्होंने अभी तक ऐसी जो जिससे कि गांव के लोग जो दहशत में हैं उससे उबर सके, ऐसी कोई ऐसी कार्रवाई अभी ठोस कार्रवाई वन विभाग के द्वारा नहीं की है, जिसकी वजह से आक्रोशित होकर के ग्रामीणों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। और जहाँ मुकदमे की बात है। तो चलिए फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।